किस वर्ष हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का निधन किस वर्ष हुआ था? जल्दी बताओ गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले ये वही है भैया जो जिन्हें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे ये, और इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया, इंडिया सोसाइटी बनाया। 1905 में इन्होंने कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन की अध्यक्षता की। एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार रहे गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अलावा इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था सुधारक, इनकी एक मैगजीन थी जिसका नाम था सुधारक। क्लियर है? अब फिरोज शाह मेहता ये बंबई त्रिमूर्ति में शामिल हैं। बंबई त्रिमूर्ति क्वेश्चन आता है कि तीन लोग थे मुंबई के, महाराष्ट्र के 3 लोग थे जिनको बंबई त्रिमूर्ति कहा जाता था। उसमें से एक है फिरोज शाह मेहता, दूसरे बदरुद्दीन तैयब जी और तीसरे है केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं बंबई त्रिमूर्ति। क्वेश्चन कई बार आया है, रख लो। इनमें से कौन बंबई त्रिमूर्ति का हिस्सा नहीं है? कौन बंबई त्रिमूर्ति का हिस्सा है? तो 3 लोग बंबई त्रिमूर्ति में 3 लोग आते हैं, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग। इन तीनों ने मिलकर बंबई प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन बनाया था 1885 में। जिस साल कांग्रेस बना उसी साल इन्होंने, 3 लोगों ने मिलकर, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, इन तीनों ने मिलकर बंबई प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन बनाया था 1885 में ही। ये भी नोट कर लीजिए। और गोखले के बारे में क्या बताया? गोखले की पत्रिका का नाम सुधारक, गोखले के मैगजीन का नाम सुधारक। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। 1905 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया। गोखले का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोखले और फिरोज शाह मेहता। इन दोनों का निधन एक साथ हुआ 1915 में। जिस साल गांधी जी अफ्रीका से भारत आए, उनके गुरु का उसी साल डेथ हो गया। राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु का निधन उसी साल हुआ जिस साल गांधी जी बैग एंड बैगेज भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत गए। उसी साल फिरोज शाह मेहता और गांधी जी के गुरुजी जिनका नाम था गोखले, उन दोनों का निधन हो गया। अगर निधन की बात करें तो 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का निधन हुआ। उसके बाद 1917 में दादा भाई नौरोजी का निधन हुआ। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ। 1925 में चित्तरंजन दास का निधन हुआ। 1931 में पंडित मोतीलाल नेहरू का निधन हुआ। 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ। 1944 में पंडित मदन मोहन मालवीय का निधन हुआ। 1946 में कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ। और 1948 में महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी 30 जनवरी 1948 बिरला मंदिर के सामने। इतना निधन याद कर लो भैया। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का निधन हुआ। 1917 में दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी का निधन हुआ। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ। 1925 में चित्तरंजन दास का निधन हुआ। 1931 में पंडित मोतीलाल नेहरू का निधन हुआ। 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ। 1944 में महामना मदन मोहन मालवीय का निधन हुआ। 1946 में कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ। 1948 में महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला मंदिर से निकलते समय गोली मार दी। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार से पूछेगा, इतनी मेहनत करूंगा आपके लिए कि आग लग जाए भैया। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। अगला सवाल का निधन लो ही गया। किस वर्ष हुआ था? एक बार सेशन से जुड़ गए हैं, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। चलिए एक सवाल नहीं छूटेगा। दादा भाई नौरोजी का निधन किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर होगा 1917। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पहली बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार 1906 में, 86 में कलकत्ता में, उसके बाद कलकत्ता में। याद कर लीजिए, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। 86, 93, 1906, 86 में कलकत्ता, 93 में लाहौर और 6 में कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी भारत के पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटेन के संसद के सदस्य चुने गए थे। ब्रिटेन के संसद के सदस्य चुने जाने वाले, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बनने वाले पहले भारतीय हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने एक किताब भी लिखा था जिसका नाम था पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी भारत के पहले व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन के संसद की सदस्यता ली। ब्रिटेन के संसद में सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब लिखा। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल और मेजोरिटी भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन और मिस्टर नैरो मेजोरिटी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने भारत का पहली बार राष्ट्रीय आय यानी जीडीपी, भारत का पहली बार जीडीपी यानी नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम किसने निकाला? भारत का पर कैपिटा इनकम और राष्ट्रीय आय पहली बार इंडिया में किसने निकाला? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन आता है कई बार, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय किसने निकाला? दादा भाई नौरोजी। चलिए याद करो गुरु, एक बार सेशन से जुड़ जाए। सेशन को जुड़ गए हैं तो लाइक दिस सेशन। अगर हमारा सेशन बेहतर लगता है तो लाइक कर दीजिए। लाइक करवाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपका लाइक मैं देखता हूं तो दिल में तसल्ली होता है कि आप हमारी बात को समझ रहे थे, ज्ञान किस गंगा में डुबकी लगा रहे थे। चलो भैया स्क्रीनशॉट। इसका संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संसद का संयुक्त अधिवेशन का मतलब ऐसा अधिवेशन जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लोग बैठे हों। ऐसा अधिवेशन जिसमें एक ही हॉल में
ऐसे लोकसभा का हॉल अलग है, राज्यसभा का हॉल अलग है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो लोकसभा के सभी मेंबर और राज्यसभा के सभी मेंबर एक ही हॉल में बैठेंगे। और उसका मीटिंग कहां होगा? उसका मीटिंग होगा सेंट्रल हॉल में। उसका मीटिंग होगा सेंट्रल हॉल। क्वेश्चन आता है भाई कि लोकसभा का बिल्डिंग अलग है, राज्यसभा का बिल्डिंग अलग है, लेकिन जब दोनों का संयुक्त अधिवेशन होगा तो दोनों की मीटिंग कहां होगी? सेंट्रल हॉल में। वहां सीटों की संख्या ज्यादा है। और ये ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है? बुलाता है राष्ट्रपति। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, अनुच्छेद आर्टिकल 108 के तहत। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन आता है कई बार। अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर लिख लो भैया। क्वेश्चन आता है कि ज्वाइंट सेशन किस अनुच्छेद में बुलाया जाता है? याद कर लो, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुलाया किसमें जाता है? अनुच्छेद 108 के तहत। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। यदि किसी बिल पर लोकसभा राज्यसभा में विवाद हो जाए, किसी बिल पर लोकसभा राज्यसभा में विवाद हो जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट सेशन बुलाता है। उसकी अध्यक्ष, जब ज्वाइंट सेशन आता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। याद रखिए, अगर स्पीकर ना हो तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर, अगर वो भी ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति। याद रखिएगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर ही करेगा। अगर वो नहीं है तब लोकसभा का डिप्टी स्पीकर, वो भी नहीं है तो फिर करेगा राज्यसभा का उपसभापति यानी डिप्टी चेयरमैन करेगा। लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन 108। और याद रखिए, ज्वाइंट सेशन अभी तक 3 बार बुलाया गया है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है भाई, ऑप्शन मिट गया, 4 कर लीजिए। 3 अब उत्तर दीजिए, ज्वाइंट सेशन अभी तक कितनी बार बुलाया गया है? कि 3 बार, 4 बार कर लीजिए। 3 बार भाई, अभी तक ज्वाइंट सेशन कितनी बार बुलाया गया है? 3 बार। पहली बार 1961 में, दूसरी बार 1978 में और तीसरी बार 2002 में। भाई अभी तक ज्वाइंट सेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है। 1961 में, लिख लीजिए 1961 में दहेज प्रथा विधेयक, दहेज प्रथा को लेकर जो बिल आया था उसके लिए बुलाया गया था। फिर 1978 में बैंकिंग सेवा विधेयक, बैंकिंग सर्विस बिल, बैंकिंग सेवा विधेयक के लिए 1978 में आया था। फिर 2002 में आतंकवाद निरोधी कानून, आतंकवाद निरोधी कानून के लिए आया था 2002 में। 3 बार अभी तक आया है। और याद रखिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन मनी बिल पर नहीं बुलाया जा सकता और संविधान संशोधन विधेयक में नहीं बुलाया जा सकता। मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक, मनी बिल, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी संसद का ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। लिख लीजिए, समिति के सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। बताइए, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम संबंधी समिति, प्राकलन समिति या नियम समिति? जल्दी बताइए। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, लाइक कर दो, शेयर कर दो। समझ में आ रहा होते हैं? जल्दी बताओ गुरु, जल्दी बताओ। लोक लेखा समिति, मैं बता दूं, लोक लेखा समिति की बात अगर करें तो इसमें लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं? इसमें लोकसभा के होते हैं 15 और राज्यसभा के होते हैं 7। ये क्या पूछ रहा है कि कौन सी समिति में सारे के सारे मेंबर लोकसभा के होते हैं? सरकारी उपक्रम संबंधी समिति की बात करें अगर तो इसमें भी लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं। प्राकलन समिति में सब के सब लोकसभा से होते हैं। कितने होते हैं भाई? सब लोकसभा से। और कितने होते हैं? 30 होते हैं। नियम समिति की बात छोड़ दीजिए, 3 की बात करें तो भैया इनमें से कौन सी समिति में सभी मेंबर लोकसभा के होते हैं, पूछ रहा है भाई। लोक लेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं। सरकारी उपक्रम संबंधी समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं। रख लीजिए, सरकारी उपक्रम संबंधी समिति में टोटल 22 मेंबर, लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7। और लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7, इसमें भी टोटल 22 मेंबर। लेकिन प्राकलन समिति, या इसी को बोलते हैं आकलन समिति, प्राकलन समिति का ही नाम है आकलन समिति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं भैया। आकलन समिति को अंग्रेजी में कहा जाता है एस्टिमेट कमिटी। इसमें सारे के सारे मेंबर लोकसभा के होते हैं 30 मेंबर। लोकसभा कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो गुरु, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी, झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो झारखंड राज्य की ऊंची चोटी है वही विंध्यन पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। जो झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, अगर आपसे पूछे विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी या झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, दोनों का सेम आंसर होगा, धूपगढ़, पारसनाथ, अनाईमुदी, महेंद्रगिरी। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जी? पारसनाथ। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर, 1365 मीटर, 1365, 1365 कितना आसानी से याद हो जाएगा, 13 5 65। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी और उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। धूपगढ़ की ऊंचाई है 1350 मीटर, अनाईमुदी की ऊंचाई है 2695 मीटर और महेंद्रगिरी की ऊंचाई है 1501 मीटर। महेंद्रगिरी उड़ीसा राज्य की सबसे, रट लो, याद कर लो गुरु, दोबारा नोट न करना क्योंकि अब समय नहीं रहा कि 12 दिन में आप नोट करें, दोबारा याद करें, नहीं समय, यही याद करो। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, 1501 मीटर ऊंचाई। केरल की या पूरे दक्षिण भारत की, केरल की और पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। अब विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ और पारसनाथ, सॉरी, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुदी पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तब भी अनाईमुदी, और केरल की सबसे ऊंची चोटी पूछे तब भी अनाईमुदी, और महेंद्रगिरी उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। महेंद्र किस राज्य में मिलता है? भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक, अभ्रक को अंग्रेजी में बोलते हैं माइका। अभ्रक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? माइका। अभ्रक को हम लोग माइका कहते हैं और माइका विद्युत का कुचालक होता है। माइका विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक, और उष्मा का सुचालक, उष्मा का चालक होता है, वो उष्मा का भी कुचालक होता है, लेकिन ये उल्टा है। ये माइका अभ्रक विद्युत का कुचालक है, बैड कंडक्टर है, लेकिन हीट का गुड कंडक्टर है। यही कारण है कि माइका का सबसे अधिक
उपयोग हम कहां करते हैं गुरु? इसको करते हैं सबसे ज्यादा विद्युत उद्योग में। विद्युत उद्योग सबसे ज्यादा उपयोग, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री, माइका का सबसे ज्यादा उपयोग हम विद्युत उद्योग में करते हैं। और माइका विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर होता है, और माइका हीट का गुड कंडक्टर होता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग विद्युत उद्योग में करते हैं और ये सबसे ज्यादा मिलता है आंध्र प्रदेश में। माइका के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है, उसके बाद राजस्थान आता है और थर्ड नंबर पर झारखंड आता है। तीसरे नंबर पर कौन आता है? पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर आता है झारखंड। नोट कर लीजिए। और बिहार में गंगा नदी के रेत में भी मिलता है माइका, बिहार में गंगा नदी के बालू में भी मिलता है माइका। तो माइका यानी अभ्रक उत्पादन में नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान और नंबर 3 झारखंड। याद कर लीजिए। अरे अभ्रक आपने देखा होगा, जब रंग खेलते हैं हम लोग होली के दिन, तो उसमें सूखा हुआ रंग होता है ना, गुलाल, उसके अंदर चमचमाता जो है ना, वो अभ्रक है ना होता है। उसको पीस करके उसका बुरा रंग में मिला देते हैं, जब लगाते हैं तो चमचमाता है पूरा, वो अभ्रक है। गंगा जी के बालू में दोपहर में जाइए, रेत में चमकता है, वो अभ्रक है। तो अभ्रक गंगा जी के रेत में भी मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा अभ्रक मिलता है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में, फिर झारखंड में। और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अभ्रक इंडिया में मिलता है। लिख लो, पूरी दुनिया में अभ्रक उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। नोट कर लीजिए, पूरी दुनिया में अभ्रक उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। में भारत के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, भाई ये है कहां? वैसे यह मनीला में, इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। पर आपसे पूछ रहा है उसका क्षेत्रीय हेडक्वार्टर कहां खोला गया? भाई इसका हेडक्वार्टर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है मनीला में, लेकिन उसका क्षेत्रीय मुख्यालय कहां खोला गया है? बनारस में। कहां खोला गया है? बनारस में। और बता दें कि भारत का जो चावल अनुसंधान संस्थान है वो कटक में है। भारत का भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, चावल अनुसंधान, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये उड़ीसा के कटक में है। ये उड़ीसा के कटक। नोट कर लो, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय मनीला में है और भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय उड़ीसा के कटक में है। उड़ीसा के कटक। भारतीय, अगर पूछा जाए भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान तो उड़ीसा के कटक में, लेकिन अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय मुख्यालय कहां खोला गया? बनारस में। मनीला में एक चीज और है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय ये भी मनीला में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी कहा है? मनीला। नोट कर लीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, शॉर्ट में बोलते हैं एडीबी का मुख्यालय भी कहा है? मनीला में है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए जल्दी से। जब बिहार के कितने जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है? बिहार के कितने जिले से गंगा प्रवाहित होती है पूछ रहा है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है मेरे दोस्त, लंबी नदी है। एक बार जल्दी से जुड़ जाओ, सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का सेशन हिस्टोरिकल होना चाहिए भैया। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर और गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। भारत के 5 राज्य से गुजरती है। कौन कौन राज्य? उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड और उसके बाद बंगाल। भाई कितने राज्य से गुजरती है? 5 राज्यों से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल, 5 राज्यों से गुजरती है गंगा। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, लेकिन बिहार के 12 जिले से गुजरती है गंगा बिहार के 12 जिले से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई, गंगा नदी की लंबाई याद कर लो, बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। नोट कर लीजिए। और एक चीज और याद कर लो भैया, गंगा नदी सबसे अधिक पटना जिले में बहती है। गंगा नदी सबसे अधिक पटना जिले में 99 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी बिहार के 12 जिले से गुजरती है। गंगा नदी बिहार के 12 जिले से गुजरती है और बिहार में गंगा नदी कुल लंबाई 445 किलोमीटर और गंगा नदी सबसे ज्यादा पटना जिला में 99 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी बिहार में कहां से प्रवेश करती है भैया? तो एक प्रवेश करती है बक्सर से। गंगा नदी बिहार में, गंगा में मिलने वाली पहली नदी घाघरा। जब गंगा नदी बिहार में आ जाए, राज्यों में कौन सा स्थान है? बिहार का क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार राज्यों में कौन सा स्थान पे है? जल्दी बताओ। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का कैवा स्थान है? जल्दी बताओ भैया। 10वां, 11वां, 12वां या 13वां? भैया जब से बना है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, तब से बिहार का स्थान पहले 13वां था, लेकिन बिहार का स्थान हो गया 12वां। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद बिहार क्षेत्रफल के हिसाब से 12वें स्थान पर। नोट कर लीजिए। बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना और बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला शिवहर और बिहार में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कैमूर, बिहार में सबसे अधिक साक्षरता यह रोहतास और बिहार में सबसे कम साक्षरता पूर्णिया, बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है। याद कर लीजिए। बिहार में सबसे अधिक पॉपुलेशन पटना जिला, बिहार में सबसे कम पॉपुलेशन शेखपुरा, बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी शिवहर का और सबसे कम डेंसिटी कैमूर का, बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण का और सबसे कम क्षेत्रफल किसका भैया? शिवहर का। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर का, सबसे कम कैमूर का, सबसे ज्यादा लिंगानुपात सेक्स रेशियो गोपालगंज का और सबसे कम मुंगेर का और सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट साक्षरता दर रोहतास का और सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया का। याद कर लीजिए। गंगा नदी बिहार में बक्सर से एंटर करती है, निकलती है कटिहार से।
और गंगा बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद या अरवल, और बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला किशनगंज, बिहार में सबसे ज्यादा आर्द्र जिला वर्षा वाला जिला किशनगंज, और सबसे सूखा जिला और सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद, बिहार में सबसे ज्यादा तापमान वाला जिला सबसे कम तापमान वाला जिला गया, बिहार में सबसे कम तापमान गया, सबसे ज्यादा तापमान गया। और याद रखिए बिहार के 7 जिले ये छूते हैं नेपाल को, बिहार के 8 जिले ये छूते हैं उत्तर प्रदेश को, बिहार के 8 जिले ये छूते हैं झारखंड को, और बिहार के 3 जिले ये छूते हैं किसको? बंगाल को। सवाल नहीं छूटेगा, सवाल कहां से आएगा? जहां से आएगा यहीं से आएगा। चलो आगे आ जाओ। राजधानी पटना, इसको भी पुराना नाम था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। तो पटना जो बिहार की राजधानी है, इसको बसाया था हर्यक वंश के राजा उदयन, हर्यक वंश के राजा उदयन ने इसे बसाया था, उदयन ने इसे बसाया था। और पटना जिला को बिहार के 9 जिला छूता है। पटना डिस्ट्रिक्ट को छूने वाले डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 9। पटना जिला को 9 जिला छूता है जी। चलिए, पटना को किसने बसाया? उदयन ने बसाया। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जुड़ जाते हैं सेशन से तो लाइक बटन दबा के आगे बढ़िएगा, क्योंकि अगर हम लाइक करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे सेशन को समझ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो लाइक कराने का मकसद ये नहीं कि मैं आपसे लाइक करने बोलता हूं, लाइक कराने का मकसद है कि तुम स्क्रीन के उस पार हम इस पार। गुरु लाइक से संतुष्टि मिलती है, कितना मेहनत करता हूं 11 बजे रात तक, तो आपको समझ में आ रहा है। चलिए भैया एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो। पटना जिला को 9 जिला छूता है। आगे आओ। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण आ गया? पर्यावरण का सवाल आ गया आपका, ईवीएस का सवाल। अब लगातार 20 सवाल होगा। ईवी डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, जल प्रदूषण को मापने का तरीका है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल मतलब समझ लो, बन के ज्यादा डिमांड होने लगे, समझिए जल ज्यादा प्रदूषित है। अगर जल में BOD की मात्रा अधिक हो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जीव जंतुओं को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगे। अगर आप ही को ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ने लगे, इसका मतलब तबीयत खराब नहीं है जी। ऑक्सीजन सांस लेने में आपको दिक्कत हो रहा है और ऑक्सीजन दो, टंकी लगाना पड़ता है नाक में, नहीं काहे? क्योंकि तबीयत खराब है। उसी तरह जीव जंतुओं को भी पानी में तबीयत खराब होने लगता है, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। इसका मतलब कि अगर BOD ज्यादा हो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर BOD ज्यादा हो मतलब क्या? जल प्रदूषित या साफ प्रदूषित। अगर BOD की मात्रा कम हो, इसका डिमांड कम हो, तो जल क्या है? साफ है। समझ में आ रहा है ना? इससे बेहतर नहीं मिलेगा। बस टिके रहो, जुड़े रहो गुरु। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आ जाओ। अंतिम लास्ट के 53 सवाल करंट अफेयर के में जल के स्तर में वृद्धि का कारण क्या है? महासागरों में जल स्तर के वृद्धि का कारण क्या है गुरु? जल्दी बताओ। अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, या ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना? इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जल्दी बताओ। महासागर में लगातार जल स्तर में वृद्धि हो रहा है। सुना होगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता डूब रहा है, जकार्ता डूब रहा है। मालदीव अलग छटपटा रहा है, उसको लगता है पूरा देश हमारा डूब जाएगा। 2013 में जब सार्क का सम्मेलन हुआ था मालदीव की राजधानी माले में, सार्क का सम्मेलन हो नहीं रहा है। सार्क जो देश है ना, सार्क कंट्रीज, जिसमें 8 मेंबर थे, उसमें इंडिया भी मेंबर है, उसका लेटेस्ट मीटिंग हुआ 2013 में। उसके बाद पाकिस्तान के नापाक हरकतों के कारण हम सार्क की मीटिंग बंद करवा दिए। 13 के बाद सार्क का मीटिंग नहीं हुआ है। 13 में जब मालदीव की राजधानी माले में सार्क का मीटिंग हुआ, तो मालदीव के जो प्रधानमंत्री हैं वो लेके सब कुछ चल गए समुद्र के अंदर, एक ट्यूब में बिठा दिए और लेके चल गए समुद्र के अंदर। लोग बोला कि यार कहां लेके चले आए हैं, महाराज मर जाएंगे, जल्दी निकालिए बाहर। बोला ऐसा फील हो रहा है ना आपको? हमको रोज ऐसा फील होता है, लगता है कब डूब जाएंगे। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान, विश्व का जो औसत तापमान है लगातार इंक्रीज कर रहा है, जिस कारण से उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका और आर्कटिक के जो जितने भी ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं और पिघल के समुद्र में मिल रहे हैं। सारे ग्लेशियर का पानी अगर समुद्र में मिल जाएगा तो जलस्तर इतना बढ़ेगा कि आपका बंबई, कलकत्ता, सारे जितने भी समुद्र के किनारे शहर हैं वो सारे डूब जाएंगे, जितने आइलैंड्स हैं सब डूब जाएंगे। तो बर्फ का पिघलना, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है गुरु? क्या कारण है? अत्यधिक वर्षा नहीं, ध्रुवीय प्रदेश के बर्फ का पिघलना, ध्रुवीय प्रदेश के बर्फ का पिघलना। कोशिश किया गया है कि SCERT और NCERT बुक में जो आपका EVS है उसको लिया जाए। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ आगे। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग। भूमंडलीय तापन को अंग्रेजी में कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्लोबल वार्मिंग। अभी बताया हूं, जब पूरे विश्व का औसत तापमान बढ़ने लगे, पूरे वर्ल्ड का औसत तापमान बढ़ने लगे तो उसे वार्मिंग कहते हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण समुद्र का, इसके कारण बर्फ पिघल रहा है, बर्फ पिघल रहा है। और क्या हो रहा है गुरु? पहला काम। दूसरा काम और क्या हो रहा है? प्रवाल विरंजन, प्रवाल विरंजन। समुद्र में जो प्रवाल भित्ति है उसमें एक बीमारी लग रहा है जिसका नाम है प्रवाल विरंजन, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। प्रवाल भित्ति में लगने वाली बीमारी को हम प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। तो बर्फ, ग्लोबल वार्मिंग से ही ग्लेशियर पिघल रहा है और प्रवाल विरंजन हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस में आता है, ग्रीन हाउस गैस में आता है मीथेन, ग्रीन हाउस गैस में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस में आता है जलवाष्प, ग्रीन हाउस गैस में आता है CFC। भाई ग्रीन हाउस गैस में आता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, जो वाटर वेपर होता है ना वो भी ग्रीन हाउस गैस का काम करता है। इन सब का रोल ग्लोबल वार्मिंग में है गुरु, इन सब का रोल ग्लोबल वार्मिंग में। चूंकि इन चारों में ऑप्शन केवल यही है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। भाई इसमें ऑप्शन में मीथेन तो है नहीं, कहीं कहीं पर जलवाष्प है नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि अगर होता है तो सूरज से आने वाली जो हीट है उसको तो ये गैस आने देते हैं, लेकिन धरती से जाने वाले हीट को जाने नहीं देते, जिससे धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं।
इसी से ग्लोबल वार्मिंग होती है, विश्व का तापमान बढ़ता है। कुछ गैसेज ऐसी हैं जो वायुमंडल में जाके ब्लैंकेट की तरह, कंबल की तरह घेर लेते हैं, ऊपर से सूरज से आने वाले प्रकाश को आने देते हैं, लेकिन धरती से जाने वाले हीट को जाने नहीं देते, जिससे धरती का तापमान लगातार बढ़ने लगता है, जिससे ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही प्रवाल भित्ति में एक बीमारी लगता है जिसका नाम है प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग। ये भी नोट कर लीजिएगा। ग्रीन हाउस गैस में कौन आता है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मीथेन जो है गाय के गोबर से भी मिलता है, गाय के गोबर, भैंस के गोबर, मल मूत्र, इसके अलावा नाली, कीचड़, सड़ा गला चीज, कोयला के खदान, धान के खेत जहां हमेशा पानी लगा रहे वहां मीथेन गैस, धान के खेत, कोयला के खदान, नाली, कीचड़, मल मूत्र, इसके अलावा गाय के गोबर, जुगाली। जब पशु क्या करते हैं? खा लेते हैं खाना, बहुत देर तक, हमारे यहाँ बिहार में उसको पगुराना कहते हैं। भैंस, गाय क्या करती है? बहुत देर तक पगुराती है। नहीं, भैंस के आगे बीन बजावे, बैठल भैंस पगुराए। एक बार सुना होगा आपने कहावत, जो पगुरी करता है ना भैंस या गाय, जो भी जानवर, उसके मुंह से भी क्या निकलता है? मीथेन। तो जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से मीथेन, गाय भैंस के गोबर से मीथेन, नाली के कीचड़ से मीथेन, धान के खेत से मीथेन, सबका गोबर गैस, जो टंकी होता है खाना बनाने वाला गोबर गैस का, उसमें भी मीथेन। सवाल नहीं छूटेगा गुरु, नोट कर लो। मीथेन, CO2, जलवाष्प, VFC, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। आगे आ जाओ, आएंगे अगला क्वेश्चन। जुगाली करने वाले पशु में कौन सा ग्रीन हाउस गैस निकलता है? जल्दी से एक बार सेशन से जुड़ जाइए। गुफरान जी, रवि सिंह, अर्जुन गुप्ता, प्रीति, विजय जी, चलिए सभी को शुभकामनाएं। अमृता चौधरी, केशव जी, फनी, कृति, चलिए प्रीति, उज्जवल, प्रज्ञा, बहुत हैं। मीथेन निकलता है। जुगाली करने वाले पशु से क्या निकलता है? मीथेन। आगे आ जाओ, अगला सवाल। वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? वायु, तो आसान क्वेश्चन है। हवा में, अरे बच्चा, हवा में अवांछनीय परिवर्तन, कुछ ऐसा चीज मिल जाए हवा में, कुछ ऐसी गैस मिल जाए, धूलकण मिल जाए, एक्स्ट्रा पार्टिकल मिल जाए, तो हवा क्या हो जाएगी? प्रदूषित। उस पर तो आसान क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण का क्वेश्चन आता है कई बार। वायु प्रदूषण की सूचना, वायु प्रदूषण की सूचना कौन देता है जी? लिख लो, लाइकेन। वायु प्रदूषण की सूचना कौन देता है? क्वेश्चन आता है। इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण की सूचना कौन देता है? लाइकेन। और लाइकेन किससे बनता है? दो चीजों के मिलने से बनता है, शैवाल और कवक। शैवाल और कवक, यानी कि शैवाल मतलब हो गया एल्गी, और कवक मतलब होता है फंगस। फंगस और एल्गी के मिलने से क्या बनता है? लाइकेन। और लाइकेन की मात्रा बहुत तेजी से हवा में कम हो जाए तो समझना चाहिए वायु प्रदूषित हो गई है। लाइकेन बहुत ज्यादा हो जाए वायुमंडल में तो समझ जाइए कि हवा जो उतनी प्रदूषित नहीं है, हवा साफ है। लाइकेन ज्यादा है तो हवा साफ है, लाइकेन कम है तो हवा प्रदूषित है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। लाइकेन किस क्वेश्चन आया कई बार। धुआं, इनमें से कोई नहीं। कीटनाशकों का प्रयोग और धुआं, कीटनाशक के प्रयोग से भी कुछ गैसेज निकलती हैं और धुआं तो है ही। दोनों, तीन में उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। धुआं और ऐसे कीटनाशक के प्रयोग से मिट्टी प्रदूषित होती है। कीटनाशक के प्रयोग से मिट्टी प्रदूषित होती है, लेकिन कीटनाशक यानी अंग्रेजी में पेस्टिसाइड एक प्रकार का रसायन है, एक प्रकार का केमिकल है। उस केमिकल से कुछ ना कुछ गैसेज भी बाहर आएंगी और वो गैस क्या करेंगी? वायु को प्रदूषित कर देंगी। तो वायु प्रदूषण में पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक और स्मोक दोनों जिम्मेवार होते हैं। और जब स्मोक के साथ फॉग मिल जाए, जब स्मोक के साथ क्या मिल जाए? फॉग, कोहरा, कोहरा मिल जाए, इसी को बोलते हैं स्मॉग। इसी को क्या बोलते हैं? स्मॉग। धुआं और कोहरा के मिलने से क्या बनता है? स्मॉग। धुआं और कोहरा के मिलने से, जब एक चीज और जान जाइए, ऐसा प्रदूषण जो अकेले में प्रदूषण का काम कर रहा है उसे बोलते हैं प्राइमरी प्रदूषक, यानी उसको बोलते हैं प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पोल्यूटेंट। लेकिन जब दो प्रदूषक आपस में मिलकर एक नया प्रदूषक बना ले तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट, यानी कि उसको बोलते हैं द्वितीयक प्रदूषक। जब दो प्रदूषक मिलकर एक नया प्रदूषक बना ले तो उसे बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन आया है, इनमें से कौन प्राथमिक प्रदूषक है, कौन सेकेंडरी प्रदूषक है? जब अकेले धुआं जो है अकेले ही प्रदूषण का काम करेगा तो उसको बोलेंगे प्राइमरी, प्राथमिक प्रदूषक। लेकिन धुआं के साथ कोहरा मिल जाए तो उस बना लेता स्मॉग। तो स्मॉग क्या है भैया? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। समझ में आया? चलो आगे आ जाओ। बताओ, वाहनों से निकलने वाला प्रदूषित गैस कौन सा गैस? गाड़ी का जो साइलेंसर है, साइलेंसर खराब होता है, खाली धुआं निकलता रहता है। सरकारी बस में सबका, पटना में साइलेंसर खराब था, पुरनका बस का, पटना में आते ना सबका खराब, और आपके गाड़ी का पोल्यूशन चेक होता, लेकिन सरकारी बस का कोई पोल्यूशन चेक नहीं होता था। ये क्या मतलब है भैया? खैर भाई, निकलने वाली तो बहुत अच्छा काम हुआ पटना नगर निगम के द्वारा। पटना में बहुत अच्छा काम ट्रैफिक पुलिस ने किया है, कैमरा लगा दिया हेलमेट को लेकर के। इससे कई फायदे हैं। पहला फायदा तो ये कि पुलिस वाले जो साइड से कुछ ले देकर छोड़ देते थे वो वाला काम खत्म हो गया। अब जो जाएगा सीधे हिसाब सरकार के पास जाएगा, तो एक तो ईमानदारी हो गई। और दूसरा कि पहले पुलिस से बच के बिना हेलमेट के भाग जाते थे, तो हेलमेट से भागते थे तो मौत के पास आप जाते थे। अब क्या समझते हैं? हेलमेट लगाने के लिए सरकार कह रही है, तू अपने लिए कह रही है भाई, आपका सिर बचेगा, आपका जान बचेगा। तो आप क्या है भैया, अब तीसरा आंख लगा हुआ है, अब आप मजबूरी है आपका, हेलमेट लगाइए ना, तो जाइए चला दीजिए। तो बहुत फायदा हुआ, अच्छा काम हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं। चलिए, वाहन से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड नोट कर लीजिए। पूरे बॉडी में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर चला जाए तो अंदर से, अगर ज्यादा मात्रा में चला जाए, अंदर से खून की उल्टी आप करना शुरू कर देंगे, नाक से मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसमें ऑक्सीजन की कमी है। ये अंदर जाता है, आदमी भिखारी है, अंदर गया तो ब्लड में से ऑक्सीजन ले लेता है। ब्लड में से ऑक्सीजन ले लिया, अब क्या होगा? शरीर को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगा, तब हाफने लगेगा तो अंदर से ब्लड भी बाहर निकल जाए। चलो भैया, CO2 नहीं, CO कौन सी को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कौन सी गैस वायु को
सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है? जल्दी बताओ। एक बार सेशन से जुड़ गए, मजा आ रहा है पर्यावरण के सेशन में, तो सेशन को एक बार लाइक कर दो गुरु। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक गुरु। इसका उत्तर भी होगा कार्बन मोनो। सबसे ज्यादा हवा को जो सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है, नुकसान कराती है, उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए भाई आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु, आगे आ जाओ। नेक्स्ट को कम किया जा सकता है किसके द्वारा? वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है सूरज के प्रकाश से। ये तो बिल्कुल ना होगा, सोच समझ के बताने वाला उत्तर है वृक्षों के द्वारा। ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाकर, इनमें से कोई नहीं। हवा के प्रदूषण पर रोक लगा सकते हैं किसके द्वारा? जल्दी उत्तर बताओ, क्या करेंगे जिससे हवा में प्रदूषण? कहते हैं कि भैया रात में जितना भी आप रात तक जो प्रदूषण फैलाते हैं, रात भर में पौधा उसे सोख लेता है, और सुबह जाइएगा तो क्लीन वेदर आपको मिलेगा। इसलिए मॉर्निंग वॉक को लोग प्रीफर करते हैं, इवनिंग वॉक नहीं, मॉर्निंग वॉक, उससे साफ हवा आपके नाक के अंदर जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा वृक्षों को लगाकर। प्रदूषण को रोकने के लिए हम वृक्ष लगाएंगे। ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। चलो भाई आगे आ जाओ। उत्तराखंड में एक त्योहार मनाया जाता है, उस त्योहार का नाम है हरेला। हरेला त्योहार उत्तराखंड में प्रकृति से प्रेम दिखाने के लिए, पेड़ों से प्रेम दिखाने के लिए एक त्योहार बनता है, हरेला त्योहार। बताओ जल्दी किसके लिए भैया? अब तो आंसर तुम बताइए दिए, अब क्या आंसर बताना है? जल्दी बताओ। एक बार सेशन से जुड़ गए हैं तो सेशन को लाइक कर दो गुरु। चलो भैया आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। इसका आंसर हो जाएगा पौधारोपण। पौधारोपण से हरेला, उत्तराखंड का हरेला त्योहार। उत्तराखंड में ही चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, लिख लो भैया। उत्तराखंड में ही चिपको आंदोलन, पेड़ को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया था। किसने शुरू किया था ये भी पूछता है, ये भी पूछता है किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। और एक और व्यक्ति, एक और महिला थी जिनका नाम था गौरा देवी। गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी, इन दोनों ने मिलकर उत्तराखंड से शुरू किया चिपको आंदोलन, पेड़ों को बचाने के लिए। और सुन लीजिए, इसी तरह से एक आंदोलन और चला था पेड़ों को बचाने के लिए कर्नाटक में भी एक आंदोलन चला था, उसका नाम था एपीको आंदोलन। ये एपीको आंदोलन लिख लो भैया। कर्नाटक में भी एक आंदोलन चला, एपीको मूवमेंट। हेगड़े ने चलाया, ए हेगड़े ने पेड़ों को बचाने के लिए कर्नाटक में चलाया। कौन सा भैया? एपीको आंदोलन। और चिपको आंदोलन उत्तराखंड, याद कर लो। कर्नाटक में एपीको आंदोलन और उत्तराखंड में चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, और एपीको आंदोलन कर्नाटक में उसका नेता हेगड़े, याद कर लो भैया। और उत्तराखंड का हरेला त्योहार वृक्ष के रोपने से संबंधित है। चलो जल्दी से एक बार सेशन से जुड़ जाओ, क्योंकि आज का सेशन हिस्टोरिक पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं, क्योंकि वह अवशोषित कर लेते हैं। क्या पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं? क्या अवशोषित कर लेते हैं भैया? मैं बता दूं, दिन में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, देते हैं। दिन में सुनो, दिन और रात में बदल जाता है। दिन में वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात में वो क्या छोड़ते हैं? CO2। दिन ऑक्सीजन क्या करते हैं? छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं। दिन में वो पौधे, दिन में CO2 क्या करते हैं? लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात को CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। क्लियर है भाई? याद कर लेना। चलो, इसीलिए पेड़ के नीचे रात में सोने से मना किया जाता है। पेड़ के नीचे आप रात को नहीं सो सकते, क्योंकि वहां CO2 की मात्रा बढ़ जाएगा, और पेड़ भी आपकी तरह ऑक्सीजन लेना शुरू कर देगा। कंपटीशन बढ़ जाएगा ऑक्सीजन को लेकर के। नहीं, रात में सोइएगा तो आपको ऑक्सीजन लेगा, पेड़ ले लेगा तो क्या होगा भैया? आप बिना ऑक्सीजन के छटपटाने लगेगा, फुलाने लगेगा, हो सकता है आपकी मौत हो जाए। इसलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को हमारे जैसा पेड़ भी ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है भैया। लेकिन हाँ, वो क्या अवशोषित करता है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। भाई देखो, पेड़ जो है रात को ऑक्सीजन अवशोषित करता है, ऑक्सीजन लेता ही है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, सबको इनमें से मुझे लगता है ग्रुप में से एक से अधिक आंसर होना चाहिए। अगर अवशोषण की बात करें तो शोषण के रूप में कौन लेता है? ऑक्सीजन। लेकिन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को पेड़ क्या कर लेता है? पूरा जितना भी पॉल्यूशन, वैसे मेन अगर इन चारों में अगर ऑप्शन देखा जाए तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर देखें कि पेड़ लेता क्या है रात में? क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है रात को, तो भी अवशोषण हुआ। इनमें से किसका अवशोषण करता है? लेकिन क्या कर रहा है? प्रदूषण को कम करने के लिए। तब आंसर क्या होगा? तब आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सुनो, अगर पूछा जाए, लेता सब है, इसको मिटा दे रहा हूं, इतना में जो बताया एक्सरसाइज किया उसे आपको समझाने के लिए। भाई क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ क्या कर लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु, आगे आओ। गैसीय अपशिष्ट क्या है भैया? घरों से निकला हुआ गंदा पानी। अरे गैसीय अपशिष्ट पूछ रहा है, गैसीय अपशिष्ट तो पानी है, गैस, पानी तो लिक्विड नहीं है जी, तो गया काम से। सब्जियां, फलों का छिलका, लकड़ी और कोयलों के जलने से निकला हुआ धुआं। बताओ जी, इनमें से गैस का अपशिष्ट कौन सा है जी? गैस का अपशिष्ट कौन है जी? गैस अपशिष्ट कौन है? तो लकड़ी और कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं। लकड़ी और कोयले के जलने से जो धुआं निकलता है उसे बोलते हैं भैया गैसीय अपशिष्ट। सुन लो, लकड़ी और कोयला यदि जलता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। लिख लो, लकड़ी और कोयला के जलने से, लिख लो क्या क्या निकलता है? लिख लो, परीक्षा में आया हुआ है, जल्दी नोट डाउन करिए। कोयला से के जलने से क्या क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। कोयला के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तीनों निकलता है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है। मोटर गाड़ी से वो कौन सा प्रदूषक है? कौन सा प्रदूषक है जिससे हमारा दिमाग खराब हो जाता है? जल्दी बताओ, मोटर गाड़ी से उत्पन्न वह कौन सा पॉल्यूटेंट है जिसके कारण मस्तिष्क की बीमारी होती है, दिमाग की बीमारी होती है? पारा, सीसा, कैडमियम, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। भैया सीसा मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला कौन है जी? सीसा, याद कर लीजिए, मस्तिष्क को प्रभावित करता है सीसा। और पारा से कौन सी बीमारी होती है? मीन माता बीमारी। मीन माता, पारा से कौन सी बीमारी होती है? मीन माता। चलिए, और कैडमियम से कौन सी बीमारी होती है? कैडमियम के अधिकता से पढ़ाया था एक दिन,
कैडमियम की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? जल्दी उत्तर दीजिए। मीना माता बीमारी, चलिए बता दिया। मीन माता बीमारी इनमें से किससे होता है भाई? जल्दी बताओ। मीन माता बीमारी इनमें से किससे होता है? बताया हूं, थोड़ी देर पहले भी बताया हूं। पहली बार मीन माता बीमारी ये देखा गया था जापान में, कुछ देश में देखा गया था। कैसे होगा जापान? इंडिया में मीन माता बीमारी सबसे पहली बार कहां देखा गया था? जल्दी बताओ। चेन्नई में मीन माता बीमारी, मीन माता बीमारी पहली बार देखा गया था इंडिया में, इंडिया में देखा गया था, इंडिया में देखा गया था चेन्नई में, और दुनिया में जापान में। मीन माता बीमारी किससे होता है बताओ? मीन माता बीमारी ये पारा से होता है, पारा से होता है मीन माता बीमारी। और सुन लीजिए, कैडमियम की अधिकता से कौन सी बीमारी? तो उससे लीवर प्रभावित होता है। कैडमियम से क्या प्रभावित होता है? लीवर। और उससे बीमारी जो होती है उसका नाम है इटाई। इटाई कैडमियम की अधिकता से, लिख लो, कैडमियम की अधिकता से कौन सी बीमारी? इटाई। इटाई 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 बीमारी कैडमियम से, मीन माता पारा से, और दिमाग का बीमारी सीसा से। चलिए एक बार सेशन से जुड़ गए, सेशन को भैया लाइक कर दो, क्योंकि आज का सेशन माइंड ब्लोइंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आज साइंस के करीब 25 सवाल हैं और साथ में करंट अफेयर के अंतिम में 53 सवाल हैं। जाना मना है क्योंकि लास्ट तक देखना है सेशन। अगर करंट करना चाहते हैं तो कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार होता है? एसिड रेन। एसिड रेन के लिए जिम्मेवार कौन होता है गुरु? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताओ जल्दी, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा यानी अंग्रेजी में होता है बच्चा एसिड रेन के लिए जिम्मेवार होता है? जल्दी बताओ भैया। तो इसके लिए इसमें जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग SO2, लेकिन साथ में एक और है भैया NO2, नाइट्रस ऑक्साइड। भाई नाइट्रस ऑक्साइड भी, नाइट्रस ऑक्साइड लिख लो भैया। ये दोनों अम्ल वर्षा के लिए, एसिड रेन के लिए ये दोनों जिम्मेवार होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बनता है? H2SO4। कौन सा एसिड बनता है? H2SO4। और नाइट्रस ऑक्साइड से बनता है HNO3। भाई सल्फर डाइऑक्साइड से पानी, वर्षा का पानी अभिक्रिया करके बना लेता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और वर्षा का पानी से रिएक्शन करके बना लेता है नाइट्रिक एसिड। क्या बना लेता है गुरु? नाइट्रिक एसिड। याद कर लो भाई, नाइट्रिक एसिड अम्ल वर्षा। एसिड रेन में, एसिड रेन में कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। याद कर लो। कौन सा गैस जिम्मेवार होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। और कौन सा एसिड बनता है एसिड रेन में? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। हमारे पेट में खाना पचाने के लिए कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पेट में खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कार के बैटरी में कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद नहीं, सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड। कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड। और एक्वारेजिया अम्लराज, अम्लराज में कौन सा एसिड? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तीन चार बात बताए। एसिड रेन में कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। खाना पचाने के लिए कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कार के बैटरी में कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। और एक्वारेजिया यानी अम्लराज में कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और इमली में कौन सा एसिड? तो इमली में टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। नींबू में कौन सा एसिड? नींबू और संतरा में कौन सा एसिड? तो साइट्रिक एसिड। नींबू, संतरा, आंवला में साइट्रिक एसिड और तो इमली में टार्टरिक एसिड। सेव में मैलिक एसिड। सेव में एप्पल में मैलिक एसिड। और दही में लैक्टिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड। और जो बिच्छू चींटी डंक मारती है तो लहर बढ़ता है, कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। भाई बिच्छू के डंक में और चींटी में कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। एक सवाल नहीं छूटेगा, बस सेशन को फॉलो करते रहिए। सेशन से जुड़ते हैं एक बार लाइक बटन दबा दीजिए। चलो, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर, इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर कहां है? ओस्लो, नई दिल्ली, बीजिंग या न्यूयॉर्क? अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहां है गुरु? जल्दी बताओ। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और ओस्लो से ही, ओस्लो के बारे में चीज और जान जाइए, शांति का नोबेल पुरस्कार यहीं से मिलता है। शांति का नोबेल पुरस्कार यहीं से मिलता है गुरु। सारे के सारे नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से मिलता है। सारे के सारे नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से मिलता है। अकेले शांति वाला नोबेल प्राइज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से मिलता है। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप इसका। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा इनमें से कहां होती है? जल्दी बताओ। एक बार सेशन से जुड़ गए तो सेशन को अम्लीय वर्षा होती है भैया नॉर्वे। जहां अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र है वही होता है भाई। ऐसे बता दें कि नॉर्वे के बगल में एक देश है, उसका नाम है फिनलैंड। नॉर्वे के बगल में एक देश है जिसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड में बहुत सारे झील हैं। फिनलैंड में बहुत सारे झील हैं। फिनलैंड को हम लोग बोलते हैं हजार झीलों का देश। हजार, फिनलैंड को बोलते हैं भैया हजार झीलों का, फिनलैंड को बोलते हैं हजार झीलों का देश, कंट्री ऑफ 1000 लेक। आज इतना ज्यादा एसिड रेन यहाँ होता है इस इलाके में, इनके जितने भी झील थे सबके पानी आज एसिडिक हो गया। सारा झील उनका एसिडिक हो गया। झील का पानी नहीं है, खाली एसिड है। वहां की मछलियां मर रही हैं। आज मीठे पानी की जो मछलियां थी फिनलैंड नॉर्वे में बहुत मिलता था, उन झीलों की मछलियां मरने लगी एसिड रेन के कारण। इतना ज्यादा एसिड रेन होता है। तो फिनलैंड को बोलते हैं हजार झीलों का देश। और कई सालों से लगातार हैप्पीनेस इंडेक्स में यानी खुशहाली सूचकांक में दुनिया में नंबर 1 कौन है भैया? खुशहाली सूचकांक जो करंट अफेयर में याद कर लो, इसी बहाने याद हो जाएगा। खुशहाली सूचकांक में लगातार कई वर्षों से फिनलैंड नंबर 1 पे है। हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पे कौन है जी? फिनलैंड। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। एसिड रेन वहां के हैप्पीनेस को खराब कर रहा है। अम्लीय वर्षा की खोज किसने की? पहली बार अम्लीय वर्षा के विषय में किसने बताया? पहली बार अम्लीय वर्षा के विषय में किसने बताया? जल्दी बताओ गुरु।
अम्लीय वर्षा एसिड रेन का आविष्कार या खोज किया, इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट एंगस स्मिथ। रॉबर्ट एंगस स्मिथ, याद कर लो, अम्ल वर्षा के खोज करने वाले व्यक्ति रॉबर्ट एंगस स्मिथ थे। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार गैस कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा एसिड होता है अम्ल वर्षा में, एसिड रेन में? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। भूलना मना है, इतनी बार बुलाऊंगा, इतनी बार कराऊंगा कि टेंशन नहीं होगा। ताजमहल को क्षति पहुंचाने वाला संयंत्र कौन सा है? कौन सा ऐसा संयंत्र है, कौन सी ऐसी फैक्ट्री है, कौन सी ऐसी रिफाइनरी है जहां से ताजमहल के पत्थर क्या हो गए? काले पड़ गए। ताजमहल के पत्थर काले पड़ रहे थे, इसीलिए जो इलाहाबाद हाईकोर्ट था ताजमहल के आसपास करीब 20 किलोमीटर के दायरा में कोई सारे फैक्ट्री को बंद करवा दिया, वहां से बाहर करवा दिया। ताजमहल के पत्थर को काला कर रहा है। चलो बताओ भैया, तो ताजमहल को सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन कर रहा है भैया? मथुरा के तेल शोधन कारखाना। मथुरा के, जिसे आपके बिहार के बरौनी में है ना, बिहार में एकमात्र तेल शोधन कारखाना कहां है जी? बरौनी। उसी प्रकार मथुरा में भी, उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी तेल शोधन कारखाना है। तो मथुरा के तेल शोधन कारखाना से निकलने वाला जो गैस है, वो गैस कहीं ना कहीं एसिड रेन के बनने में योगदान देता है, और एसिड रेन ताजमहल के पत्थर को काला कर रहा है। चलो भैया, और मथुरा आ गया तो यूपी वालों थोड़ा सा जान जाओ, उत्तर प्रदेश आपके लिए टीचर भर्ती की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान मथुरा है, यूपी में सबसे कम वर्षा मथुरा, यूपी में सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी कोई ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करता है? ओजोन परत क्या जो हमें बचा लेता है, इसीलिए ओजोन परत को जीवन रक्षक परत कहते हैं। ओजोन परत को जीवन रक्षक परत कहते हैं, लाइफ प्रोटेक्टिंग लेयर। ओजोन परत हमें बचा लेती है सूर्य से आने वाली किस किरणों से बचाती है? पराबैंगनी किरण। सूरज से आने वाली पैराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाती है? तो ओजोन मंडल बचाती है। और ओजोन मंडल कितनी ऊंचाई पर है भैया? औसत 20 किलोमीटर से लेकर 38 किलोमीटर के बीच क्या पाया जाता है? ओजोन मंडल। और ओजोन मंडल समताप मंडल का हिस्सा है। ओजोन मंडल समताप मंडल का हिस्सा है गुरु। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल का हिस्सा है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल किस मंडल में पूछा जाए? किस मंडल में है ओजोन मंडल? तो समताप मंडल में। और सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों से बचाती है। और पैराबैंगनी किरण अगर डायरेक्ट धरती पे आ जाए तो सभी को क्या हो जाएगा जी? त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर। पैराबैंगनी किरण अगर डायरेक्ट धरती पे आ जाए तो कौन सा कैंसर होगा जी? त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर। और ओजोन मंडल में हाल ही में पता चला है उसमें कटाव हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है। क्वेश्चन कई बार पूछा है, ओजोन मंडल में कटाव का पता पहली बार कब और कहां चला? ओजोन मंडल में कटाव का पता पहली बार 1985 में पता चला। कहां पता चला? अंटार्कटिका में पता चला। लिख लो, पहली बार ओजोन मंडल में कटाव का पता कहां चला? तो 1985 में अंटार्कटिका में पता चला। और ओजोन मंडल में जब कटाव हो जाएगा तो डायरेक्ट पैराबैंगनी किरण धरती पे आएगी और हम सभी लोगों को कौन सा कैंसर होगा? स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर होगा। ओजोन मंडल में कटाव पहली बार, कटाव का पता कब चला? 1985। कहां चला भैया? अंटार्कटिका में पता चला। और एक चीज और, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओजोन मंडल कितनी ऊंचाई पर मिलता है? औसत 20 किलोमीटर। 37 ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल लिख लो। ओजोन मंडल को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और दूसरा है किगाली प्रोटोकॉल। किगाली प्रोटोकॉल लिख लो भैया। किगाली ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में तैयार हुआ और 1989 में लागू हुआ। किगाली प्रोटोकॉल 2016 में तैयार हुआ और 2019 में लागू हुआ। किगाली ये पड़ता है रवांडा में, रवांडा देश की राजधानी है। और मॉन्ट्रियल पड़ता है कनाडा में। मॉन्ट्रियल कहां है? कनाडा में। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली प्रोटोकॉल याद कर लो। क्या है? +31 हो जाएगा तो सोचते हो तुम इलेक्ट्रॉन का मास +31 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो क्या होगा आंसर? 9.1 गुना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 9.1 गुना 10 की पावर -31 केजी ई होगा। 9.1 गुना 10 की पावर -31 केजी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज। ये तीनों को बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल लिखो भैया। परमाणु के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया बेरिलियम फॉयल पर अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट से। बेरिलियम मेटल फॉयल, बेरिलियम के पत्थर पर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करवाने के बाद न्यूट्रॉन का खोज हुआ। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया। चलो भैया आगे आ जाओ, ऐतिहासिक सेशन के साथ जुड़े। तारीख तक रोज 50 नहीं मिलेगा, हमारे सेशन से लेना पड़ेगा उसे। चलो भैया, संवेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं गुरु, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। पता है ना आपको? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन जो होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी, फार्मूला होता है ना एक्सेलरेशन का, तो गुना करो तो mv माइनस mu बटा टी। तो mv मतलब मास इंटू वेलोसिटी, और मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है जी? संवेग। मोमेंटम का होता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। तो P1 माइनस P2 बटा टी, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा P अपॉन टी। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? बल। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है गुरु? बल कहा जाता है। बल को ड्राइव किए फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। क्वेश्चन भी आता है न्यूटन के किस गति नियम से बल का सूत्र मिलता है? तो आंसर होगा न्यूटन के दूसरा गति नियम। न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का फार्मूला मिलता है। न्यूटन के पहले गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है और न्यूटन के तीसरे गति नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत मिलता है। याद कर लीजिए, पहले गति नियम से बल का परिभाषा, दूसरे गति नियम से बल का सूत्र और तीसरे गति नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत मिलता है। चलो भैया
किसने दिया? माइकल फैराडे, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो या हाइजेंस ने? हाइजेंस। देखिए, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? ये तो सिद्धांत है, लेकिन प्रकाश तरंग के साथ साथ कण के जैसा व्यवहार करता है, वेव के साथ साथ ये पार्टिकल जैसा भी व्यवहार करता है। ये किसने कहा? प्रकाश जो है तरंग के जैसा होता है। ये बात बताया हाइजेंस ने बताया। हाइजेनबर्ग, आपने सुना होगा, हाइजेंस ने कहा कि प्रकाश का नेचर तरंग जैसा होता है, लेकिन प्रकाश का नेचर तरंग के साथ साथ पार्टिकल जैसा भी होता है। यानी प्रकाश का नेचर ड्यूअल नेचर होता है, दोहरा नेचर। प्रकाश का दोहरा प्रकृति होता है। बात किसने कहा? ड्यूअल नेचर होता है लाइट का। लाइट हैज ड्यूअल नेचर एज वेल एज पार्टिकल एंड क्या? पार्टिकल एज वेल एज वेव। वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है। बात बताया था डी ब्रॉगली। ये किसने बताया था? डी ब्रॉगली। नोट कर लो, पहली बार प्रकाश के दोहरे नेचर के बारे में, तरंग के साथ साथ ये पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करता है, ये बताने वाला विद्वान था डी ब्रॉगली। नोट कर लो। अब प्रकाश तरंग जैसा बिहेव करता है, ये बताया था हाइजेनबर्ग ने बताया पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी की त्रिज्या भैया ये पावर है, थोड़ा सा टाइट मिस्टेक है। 10 की पावर 6 जो देख रहे ना, ये 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 8 है, 10 की पावर 6 है और 10 की पावर 8 है। नोट कर लो गुरु, बताओ प्रकाश पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? जल्दी उत्तर दीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है भैया? त्रिज्या कितनी होती है? 6.4 गुना 10 के पावर 6 मीटर। 6 लगभग आप कह सकते हैं 6400 किलोमीटर। आप कह सकते हैं पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी का जो रेडियस है, धरती का रेडियस 6400 किलोमीटर। आप अबाउट कह सकते हैं किलोमीटर, ये मीटर में दिया है, तो भैया यहां से किलोमीटर में मीटर को बदलिएगा। 1000 मीटर था, 3 को 0 खत्म, 3 को 0 खत्म, मतलब कितना 3 को 0 बच जाएगा। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु। अब पॉइंट में है ना, तो 6400 हो जाएगा। अरे इसको 6.4 में 10 के पावर 6 से गुना करिएगा, तो 10 के पावर 6 में से 3 को 0 तो ऐसे हटा दीजिए, किलोमीटर बदलने के लिए 3 को बच गया, उसमें से 1 0 यहां चला जाएगा पॉइंट हटाने के लिए, तो 6400 मीटर। रटिए मत, हमारे पास आए हैं तो जल्दी बताओ बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? फटाफट उत्तर दीजिए। बल्ब के अंदर क्लोरीन, आर्गन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। आसान क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? एडिसन। आविष्कारक एडिसन। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे होता है? टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन, क्योंकि उसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। टंगस्टन का पिघलने का बिंदु 3500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, यानी 3500 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी वो टिका रहेगा, गलेगा, पिघलेगा नहीं। इसीलिए टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में करते हैं। और इसका खोज किसने किया? विद्युत बल्ब का एडिसन। विद्युत बल्ब का खोज एडिसन ने किया। और गुरु आर्गन भरा होता है विद्युत बल्ब के अंदर, क्या भरा होता है? आर्गन। विद्युत बल्ब का खोज एडिसन ने किया। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है जी। ऊर्जा का बड़ा मात्रा कौन सा है? कौन है भैया? लगी गया किलो, तो सबसे बड़ा कौन होगा? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को ही बोलते हैं यूनिट। ये जो बिजली खपत करते हैं ना आप, ये जो बिजली का खर्चा करते हैं 1 यूनिट, 10 यूनिट बिजली उठा दिया जी बिल। ये जो बिल उठाते हैं बिजली बिल, वो 1 यूनिट जो होता है वो बराबर होता है 1 किलोवाट पर नहीं, इंटू आवर। अगर हम आपसे बोले, क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं कि 10 वाट का बल्ब 10 दिन तक जला, हर दिन 8 घंटे, 10 वाट का बल्ब हर दिन 8 घंटे जला, तो भैया क्या हुआ? हर दिन 8 घंटे 10 दिन चला तो कितना घंटा चला? 80 घंटा चला। हर दिन 8 घंटा चला तो कितना घंटा चला? 80 घंटा। और 10 वाट का बल्ब था, तो 10 वाट के बल्ब को क्या कर दीजिए? पहले वाट को किलोवाट में बदल दीजिए। 1 वाट में 1 किलोवाट में 1000 वाट, तो 1000 से क्या कर देंगे? इसमें भाग, अगुना 80 कर देंगे। यही क्या हो जाएगा? एक जितना यूनिट आएगा ये बिजली हो जाएगा। तो 800 बटा मतलब 10 वाट के क्या बल्ब रहेगा? 100 वाट के बल्ब रहेगा ना जी। तो बहुत कम बिजली खर्चा हुआ इसे। यानी बिजली खपत निकालना हो कितना बिजली से, क्वेश्चन आता है परीक्षा में, कितना बिजली खर्चा हुआ, तो जितना घंटा चला ही निकाल लो पहले दिन से गुना करके, और जितना वाट का अगर बल्ब है तो उसमें 1000 से भाग देके किलोवाट निकाल लो, और दोनों को आवर को किलोवाट में गुना कर दो, जितना आएगा वही उतना ही यूनिट बिजली खर्चा होता है। कितना ईजी है? नहीं, बहुत ईजी है भैया। साइंस पढ़ाने वाला मास्टर अच्छा हो तो साइंस तो हलवा है जो कुछ है नहीं है। चलो मास्टर लेकिन होना चाहिए जानदार। अरे 1 यूनिट बिजली कैसे निकालेंगे? कैसे? ऐसे भी पूछ लेता है कि फरवरी महीना में 2020 में बिजली का उत्पादन कितना होगा, तो फरवरी 20 का कितना, तो 29 दिन का फरवरी होता है, तो 29 से गुना करेंगे, ये भी देखना है। हीटर के एक बार सेशन से जुड़ गए तो सेशन को एक बार लाइक कर दो गुरु, क्योंकि आज का सेशन अंतिम के 53 सवाल आज करंट अफेयर के हैं। हीटर का तार किससे बना होता है? हीटर का तार ही नहीं, जितना भी तार गर्म होता है, लाल होता है, सब किससे बना होता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है नाइक्रोम। हीटर का तार, जो भी चीजें लाल हो जाती हैं, गर्म हो जाती है, बिजली के करंट लगते ही, वो कौन है भैया? उसको बनाते हैं नाइक्रोम से। नाइक्रोम। आगे आ जाओ, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण, भाई धरती में दुनिया में कहीं भी फोर्स लगेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा ही। फोर्स लगने का मतलब है, मान लीजिए कि हम इस बोर्ड में फोर्स लगा रहे हैं, इसमें भी त्वरण उत्पन्न हो रहा है, भले ही उसमें मूवमेंट आए चाहे ना आए, किसी भी चीज में फोर्स लगाइएगा उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जनरेट होगा, त्वरण जनरेट होगा। तो धरती के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण भी त्वरण जनरेट होता है। तो धरती के क्वेश्चन पूछ रहा है, धरती से, धरती है भैया, धरती है, इसका रेडियस r है, अगर ऊंचाई पे चले गए तो गुरुत्वाकर्षण के त्वरण का मान क्या होगा? तो धरती पर था कोई वस्तु, तब त्वरण कितना था जी? तब त्वरण कितना था? त्वरण था कितना? F बराबर G बराबर क्या होता है? F बराबर mg होता है ना जी, F बराबर mg, तो क्या हो जाएगा? G बराबर F बटा m हो जाएगा, ये हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के मान की बात कर सकते हैं आप कि आप F बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जितना फोर्स उतना ज्यादा त्वरण, इसी को ड्राइव कर लीजिए, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो आर था पहले, जब धरती पर कोई वस्तु है तो इतना फोर्स लगेगा, और धरती से ऊपर चल गया तो आर प्लस एच के स्क्वायर। अब आर प्लस एच नीचे वाला वैल्यू बढ़ेगा, नीचे की वैल्यू बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? पूरा का वैल्यू घट जाएगा, यानी ऊंचाई पर जाने पर क्या हो जाता है?
घटता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊंचाई पर जाने पर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। भाई जी एम, जब धरती के ऊपर कोई वस्तु है तो, लेकिन जब एच ऊपर चला गया तो आर प्लस एच के स्क्वायर, तो नीचे वाला बढ़ जाए तो पूरा फ्रैक्शन का वैल्यू घट जाता है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। जड़त्व आघूर्ण राशि है कौन सा? जड़त्व आघूर्ण सदिश राशि है, अदिश राशि है या टेंसर राशि है? प्रदिश राशि। जब किसी राशि को डिफरेंट डायमेंशन में व्यक्त कर दें तो उसी को बोलते हैं टेंसर राशि। सदिश जिसमें दिशा और मैग्नीट्यूड यानी परिणाम और दिशा दोनों जरूरी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरी है, उसको सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड जरूरी है, दिशा का कोई आवश्यकता नहीं, उसे बोलते हैं स्केलर। अदिश राशि जिसमें इसको हम कई सारे डायरेक्शन में आयामों में दिखा सके, उसे बोलते हैं टेंसर राशि। भैया जड़त्व आघूर्ण क्या है भैया? प्रदिश राशि, प्रदिश राशि का एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ आगे। अगला सवाल, 1 ग्राम द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? 1 ग्राम मास कितनी एनर्जी के बराबर होता है? जल्दी बताओ, 1 ग्राम मास कितनी एनर्जी के बराबर होता है जी? जल्दी उत्तर दो, जल्दी से उत्तर दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा 9 × 10 के पावर 13 है, टाइपिंग मिस्टेक है, 10 के पावर 13 जूल। 9 × 10 के पावर 13 जूल के बराबर याद कर लीजिए। 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा? 9 × 10 के पावर 13 जूल के बराबर है। काफी इंप्रूव हो रहा है साइंस भी, साइंस इन्वायरमेंट सब इंप्रूव आपका हो रहा है। तो जल्दी बता दो, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन करता है परिवर्तित? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है लाउड स्पीकर। लेकिन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है जी? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में कौन करता है परिवर्तित? तो करता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लेकिन लाउड स्पीकर होता है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि, याद कर लो, रख लो, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में लाउड स्पीकर, और साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में माइक्रोफोन। याद कर लो गुरु, सवाल नहीं छूटना चाहिए। सवाल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स किसका, किस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है? बैगनी। बैगनी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है बैगनी का, और सबसे कम होता है किसका? सबसे कम होता है लाल का, सबसे कम लाल का। अगर पूछे सबसे ज्यादा विक्षेपण, विक्षेपण मतलब सबसे ज्यादा डिस्पर्सन या डाइवर्जन, सबसे ज्यादा डाइवर्जन किसका होता है? तो सबसे ज्यादा बैगनी का। सबसे ज्यादा अपूर्णांक बैगनी का, सबसे ज्यादा डाइवर्जन बैगनी का, और सबसे कम अपूर्णांक बैगनी लाल का, और सबसे कम डाइवर्जन भी इसका लाल का। अगर प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करेंगे तो प्रिज्म में सबसे कम डाइवर्जन किसका होता है? लाल का। जो सबसे कम डाइवर्जन वाला होगा उसका अपूर्णांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, जो सबसे ज्यादा डाइवर्जन होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम वेवलेंथ बैगनी का, सबसे ज्यादा वेवलेंथ लाल का, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का, और सबसे ज्यादा लाल का। सवाल नहीं छूटना चाहिए गुरु भाई। इसका है, देखो बदलने का मतलब समझना चाहिए तुम्हें, तुम रट लेते हो सीधा। मैंने विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा का मतलब कि बिजली पहले जाएगा तब मशीन चालू होगा। कुछ में क्या होता है? पहले मशीन चालू होगा तब बिजली पैदा होगा। जैसे जनरेटर, ब्याह शादी में गांव में जब बिजली ना होती है तो क्या लगवाते हैं जी? कोई फंक्शन में जनरेटर लगवा देते हैं। जनरेटर पहले चलता है तब करंट पैदा होता है, तो जनरेटर क्या हो गया? विद्युत ऊर्जा, मशीन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को बदल रहा है विद्युत ऊर्जा में। उसके अलावा आ जाइए मोटर, घर में जो पानी भरने वाला मोटर है जी, पहले विद्युत जाता है तब मोटर चलता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदल रहा है जी? मोटर, विद्युत का मोटर। डायनेमो, अरे ट्रैक्टर वगैरह में डायनेमो लगा होता है, ट्रैक्टर में, ट्रक में डायनेमो चलता है ऐसे, उसी से ट्रक का बैटरी से डायनेमो क्या कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा में। जनरेटर पहले चलता है तब बिजली पैदा होता है, तो यंत्र चल रहा है तब बिजली, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। लेकिन मोटर पहले विद्युत जाता है तब विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया तो आ जाएगा भैया। पहले जो चले तब जो आवे उससे उसमें बदलता है, समझ में आ गया? तो भाई जनरेटर पहले चलता है, जनरेटर क्या है? यंत्र। तो यांत्रिक ऊर्जा पहले तब विद्युत ऊर्जा। फिर डायनेमो, डायनेमो क्या है भैया? चलता है तब बिजली पैदा होता है, तो डायनेमो क्या कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्लियर हो गया? अब विद्युत का मोटर, पहले विद्युत जाता है तब मोटर चलता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो गुरु इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को। बताओ तुम लोग आंसर, इतना देर बता दिया। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। सवाल नहीं छूटेगा। जड़त्व का नियम, जे आदमी ज्यादा भारी ज्यादा मोटा उसको कहिए बाबू एक गिलास पानी ले आओ, वो कहेगा पहले कर्म बनाएगा, हाँ उसको कहिए ना उलाएगा पानी, उसको उठाइए सोने के बाद उठेगा। अब पतला आदमी, हल्का आदमी को बैठे उठाइए, उतरते उठ के जाकर पाला क्या दे देगा। जो जितना भारी उसमें जड़त्व का गुण उतना ज्यादा। जड़त्व माने बेहोश मत हो, जड़त्व का मतलब ऐसा गुण जब कोई वस्तु अपनी अवस्था को बदलना ना चाहे। जो जितना ज्यादा अपनी अवस्था में बने रहना चाहे उसके अंदर जड़ता उतनी ज्यादा है। तुमको बोल रहे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तुम्हारे अंदर जड़ता ज्यादा है। जो जितना भारी उसके अंदर उतना ही ज्यादा जड़ता का गुण, जड़त्व का गुण उतना ज्यादा इनर्सी, जड़त्व को अंग्रेजी में इनर्सिया कहते हैं, उतना ज्यादा इनर्सिया का गुण। तो भैया तो जड़त्व का नियम दिया गैलीलियो, और क्या कहा? कोई वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। कोई वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। जो जितना क्वेश्चन भी आता है जड़त्व का गुण किस पर निर्भर करता है जी? किस पर निर्भर करता है जड़त्व का गुण? आंसर क्या हो जाएगा? ये निर्भर करता है द्रव्यमान पर, मास पर। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा जड़त्व, जितना कम मास उतना कम जड़त्व। क्वेश्चन आता है किसमें होती है? जल्दी पर सेशन को जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दो गुरु, लाइक कर दो। साइंस का सवाल आपको कैसा लग रहा है? मजा ला रहा है? अच्छा लग रहा है? और ऐसे सवाल आते हैं और अब सवाल छूटेगा नहीं। ऐसा टेक्निक बताया हूं कि सवाल कैसा भी पूछ ले आग लगा के आओगे। मैंने होती है ठोस में
ठोस में करीब 5150 मीटर पर सेकेंड, द्रव में करीब 1450 के आसपास मीटर पर सेकेंड और गैस में 330 या 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की गति सबसे कम गैस में और सबसे ज्यादा ठोस में। और ध्वनि कैसा तरंग है जी? ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है ध्वनि, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और ध्वनि यांत्रिक तरंग में आता है। यांत्रिक ध्वनि कैसे तरंग में आता है? यांत्रिक तरंग। भाई ऐसा तरंग जिसको चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, ऐसा तरंग जिसको चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के ना चले, उसे बोलते हैं यांत्रिक तरंग। ध्वनि एक ऐसा तरंग है, मैं कितना भी जोर से चिल्लाऊं, यहां पर कर दिया जाए वैक्यूम, वैक्यूम मतलब हवा को भी हटा लिया जाए, यहां पर कर दिया जाए वैक्यूम, हवा को भी हटा लिया जाए, तो कितना भी चिल्लाएंगे तुम सामने खड़े रहोगे, तुमको सुनाई न देगा मेरा आवाज, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। ध्वनि कभी निर्वात में वैक्यूम में चल ही नहीं सकता। और ऐसी तरंग जो किसी न किसी मीडियम में ही चले, बिना मीडियम के ना चले, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। तो ध्वनि क्या है? यांत्रिक तरंग। और कैसा तरंग है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। याद कर लो। चलो इतना होता है जी। परम शून्य तापमान किसको कहते हैं? तो -273 तो क्या बोलते हैं? -273 केल्विन। इसको क्या बोलते हैं भैया? परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान -273। आगे आ जाओ प्रणाली में ताप का मात्रक क्या होता है? तापमान का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? जल्दी बताओ। तापमान का एसआई मात्रक क्या है जी? केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। केल्विन रख लो। और क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट ये दोनों कितने डिग्री पर बराबर होते हैं? -40। लिख लो, -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फारेनहाइट। क्वेश्चन आता है, डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट कितने डिग्री पर बराबर हो जाते हैं? कितने डिग्री पर दोनों का वैल्यू बराबर हो जाता है? -40। और तापमान का एसआई मात्रक वैसे होता है केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। नोट कर लो। और डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट का मात्रक क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी का मात्रक पूछ रहा है, क्या होता है जी? रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या होता है? सुनिए, प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपने आप टूटते हैं, अपने आप टूटते हैं। ऐसे तत्व को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। सुन लीजिए, प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेरों, देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखो भैया। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यदि आपस में बराबर हैं तो नाभिक क्या होगा? बैलेंस होगा। लेकिन अगर न्यूट्रॉन बढ़ जाए, अगर परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन बढ़ जाए, तब भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। आपके कॉलोनी में कुछ ऐसा आदमी आ जाए जो काफी न्यूट्रल हो, उसको दुनिया से लेना देना ना हो, तो कॉलोनी में रहे चाहे जाए। ऐसा आदमी आ गया जो किसी को शांति से बैठने ना दे रहा है, सब घर में घुस के चुरा ले रहा है चप्पल जूता, तो आपको एकदम क्या होगा? मर्दारी बिठाना पड़ जाएगा। घर तोड़वा आदमी आ गया है, तो भैया प्रोटॉन चार्ज होता है। अगर नाभिक में न्यूट्रॉन बढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन से ज्यादा हो जाए तो नाभिक अपने आप टूटने लगता है। इसी घटना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं और उस टाइप के एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसका खोज किया था हेनरी बेकुरल ने और मैडम क्यूरी ने मिलकर। मैडम क्यूरी और हेनरी बेकुरल ने मिलकर, लिख लो, फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल। प्रकृति में यदि n/p का मान 1 से कम होगा, भैया नीचे वाला का मान अगर ऊपर वाला से ज्यादा हो जाए तो पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से कम हो जाएगा। जब n/p रेशियो क्यूरी में मापते हैं, रेडियो एक्टिविटी को किसमें मापते हैं? क्यूरी में मापते हैं। क्यूरी नोट कर लो। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब टूटता है तो क्या निकलता है? अल्फा प्लस चार्ज। अल्फा होता है हीलियम के जैसा और बीटा होता है इलेक्ट्रॉन के जैसा। उसमें कौन सा रंग का विक्षेपण आ गया ना जी? डिस्पर्सन। सबसे ज्यादा डेविएशन डिस्पर्सन किसका होता है? बताओ। जिसका तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे कम होगा वो ज्यादा भटकेगा। चलो भाई जल्दी बताओ भाई, किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक विक्षेपण? जल्दी। सबसे ज्यादा बैगनी का और सबसे कम किसका? लाल का। सबसे कम विक्षेपण लाल का और सबसे ज्यादा बैगनी का। आगे कितना इलेक्ट्रॉन होता है? जल्दी उत्तर, फटाफट उत्तर दे दो भैया। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.25 गुना 10 के पावर 18। 6.25 गुना 10 के पावर